गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे 11th क्लास में दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति को पढ़ा रहे हैं कि दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति कैसी है, ये किस प्रकार की गति होती है और इसमें कौन कौन सी इसमें भौतिक राशियां आती हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ रहे हैं दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड किसे कहते हैं कि दृढ़ पिंड जो है कणों का ऐसा निकाय होता है जिस पर बाह्य बल लगने पर कणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे माना ये कोई पिंड है, ठोस पिंड है माना ये, तो इस ठोस पिंड ये कणों से मिलकर बना होगा और जब इस पर कोई बाह्य बल F लगा दिया, जैसे कोई पिंड है इसमें कोई बाह्य बल F लग रहा है, जैसे यहां पे सपोज F1 है, ये F2 है, ठीक है। तो इस पिंड पर चाहे कितने भी बाह्य बल लग जाएं, इस पिंड के कणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो तब यह पिंड दृढ़ पिंड कहलाएगा। तो दृढ़ पिंड कणों का ऐसा निकाय है जिस पर बाह्य बल लगने पर कणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दृढ़ पिंड जो भी होंगे, पिंडों के बीच पिंड जो है कणों से मिलकर बना है और कणों के बीच आंतरिक बल लगते हैं, तो आंतरिक बलों के कारण जो है किसी पिंड के रूप या आकार में परिवर्तन नहीं होता है। और जो दृढ़ पिंड होगा उसमें भी जो आंतरिक बल लग रहे होंगे, उन आंतरिक बलों के कारण जो दृढ़ पिंड होगा उसके रूप आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे इसमें कितने भी बाह्य बल लग जाए, पर रूप आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा दृढ़ पिंड के। दूसरा इसमें कि दृढ़ पिंड के उदाहरण क्या है, तो जितने भी ठोस पिंड हैं, रबड़ को छोड़ के, स्पंज को छोड़ के, तो जो ठोस पिंड है वो जो है दृढ़ पिंड माने जा सकते हैं। जैसे धातुएं हैं वो दृढ़ पिंड मानी जा सकती हैं। आदर्श रूप से दृढ़ पिंड कोई नहीं है, पूर्ण दृढ़ पिंड कोई नहीं है। रबड़ और स्पंज ऐसे पदार्थों को छोड़कर जो अन्य ठोस पदार्थ हैं या जो धातुएं हैं वो दृढ़ पिंड मानी जा सकती हैं। इसके बाद बल युग्म। बल युग्म किसे कहते हैं? कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स, बल युग्म किसे कहते हैं? तो माना जैसे ये एक पिंड ये है, इस पिंड पर दो बल लग रहे हैं अलग अलग बिंदु पे। एक बल यहां पर लग रहा है ऊपर की ओर और इतना ही बल इस बिंदु पे लग रहा है दूसरे बिंदु पे नीचे की ओर। तो ये जो दो बल हैं, जैसे एक ऊपर की ओर लगा और एक किसी अन्य बिंदु पे नीचे की ओर लगा, ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर और विपरीत हैं और इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, तो तब ऐसे बल युग्म कहलाते हैं। तो बल युग्म का मतलब बलों का ऐसा जोड़ा जिनके परिमाण बराबर हों और जो एक दूसरे के समांतर हों, विपरीत हों, परंतु उनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे को न काटती हों, ऐसे बल युग्म कहलाते हैं। तो बल युग्म में क्या होगा? समान परिमाण के दो ऐसे बल जो समांतर एवं विपरीत दिशा में हो, जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे को न काटती हो, जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे को न काटती हो, तो ऐसे बल युग्म कहलाते हैं, ठीक है। और बल युग्म के कारण क्या प्रभाव पड़ता है पिंड पे? जब किसी पिंड पे बल युग्म लगता है, जैसे इस पिंड पे एक बल ऊपर की ओर लगा और इस यहां पर एक बल नीचे की ओर लगा, माना ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं,
विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो तब ये दोनों जो बल हैं या बलयुग्म हैं ये इस पिंड को घुमाएंगे, तब ये पिंड ऐसा घूमेगा। ठीक है, तो जब किसी पिंड पर कोई बलयुग्म लगता है तो पिंड घूर्णन गति करता है, वो पिंड किसी अक्ष के पड़ता घूमता है। जैसे ये पिंड है तो अगर मैं इसमें यहाँ की ओर बल लगाऊं तो ये वाला सिरा इधर हो जाएगा, मैं इधर की ओर बल लगा रहा हूं, इतने बल जो है किसी अन्य बिंदु को इधर की ओर लग रहा है, तो ये दोनों बल माना बलयुग्म है, तो इसके कारण क्या होगा, ये जो पेन है ये ऐसे घूमने लग जाएगी, ये किसी अक्ष के पड़ता ये घूर्णन गति करेगी। ठीक है, फिर घूर्णन गति, तो घूर्णन गति किसे कहते हैं, रोटेशनल मोशन की घूर्णन गति ऐसी गति होती है जिसमें कोई पिंड किसी अक्ष के पड़ता घूर्णन गति करता है। जैसे माना ये पिंड है और ये यहां पर कोई अक्ष है, इस बोर्ड के तल के लंबवत कोई अक्ष है, तो यहां पर क्या होगा, जैसे कि माना ये अक्ष है, ये पिंड है कोई, तो अगर मैं इस पिंड पे बल लगाऊं यहां से ऊपर की ओर, तो ये जो पिंड है ये इस अक्ष के पड़ता ऐसे वृत्तीय पथ पे यहां पर गति करने लग जाएगी, इस अक्ष के पड़ता, इस वाले अक्ष के पड़ता। तो जब कोई पिंड किसी अक्ष के पड़ता, जैसे मैंने इस अक्ष को ऐसा खींच दिया और ये पिंड इस अक्ष के पड़ता इस प्रकार से गति कर रहा है, तो तब इस पिंड की गति घूर्णन गति कहलाएगी। इस गति की विशेषता यह है कि इसमें क्या होता है, जो पिंड के कण होते हैं ये सभी कण वृत्तीय पथ पे गति करते हैं ऐसे। ठीक है, ये इस किसी न किसी वृत्तीय पथ पे गति करेंगे। तो घूर्णन गति में पिंड किसी अक्ष के पड़ता घूमता है और इसमें पिंड के सभी कण उस अक्ष के पड़ता वृत्तीय पथ पे घूमते हैं और उस वृत्तीय पथ का जो केंद्र होता है, वो जो केंद्र होगा वो अक्ष पर स्थित होगा। माना ये कोई पिंड है माना, और ये पिंड इस अक्ष के पड़ता, ये अक्ष है, इस अक्ष के पड़ता ये पिंड घूर्णन गति कर रहा था। मैंने इसके तीन कण ले रखे, कण 1, कण 2, कण 3। तो ये तीनों कण जब ये पिंड जैसे इस यहां पर मैं इस पे बल लगा रहा हूं, इस पे बल F लगा, तो इसी कारण पिंड क्या होगा, इस अक्ष के पड़ता ये घूर्णन गति करेगा, या तो ऐसे मान लो तो ये घूर्णन गति करेगा। उस दौरान क्या होगा, इस पिंड के ये तीन कण है, ये तीन कण ये जो है वृत्तीय पथ पे गति करेंगे और इन वृत्तीय पथों का जो केंद्र होगा, इन सभी वृत्तों का केंद्र ये कहां पर होगा, ये इसी अक्ष पर स्थित होगा। तो पिंड जब किसी अक्ष के पड़ता घूर्णन गति करता है तो उस समय पिंड के सभी कण वृत्तीय पथ पे गति करते हैं। अब इन वृत्तीय पथों का जो केंद्र होता है वो घूर्णन अक्ष पे स्थित होता है। और जो ये अक्ष है, जिस अक्ष के पड़ता घूर्णन गति होती है, इस अक्ष को हम घूर्णन अक्ष कहते हैं, रोटेशनल एक्सिस कहते हैं इसको, घूर्णन अक्ष। इसके बाद हम आते हैं बल आघूर्ण पर। बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या है बल आघूर्ण? ये एक सदिश राशि है वैसे तो इसमें क्या है, ये घूर्णन गति से संबंधित सदिश राशि। ये परिभाषा क्या है इसकी, कि जब किसी पिंड पर कोई बल लगता है, जैसे माना मैं यहां पर कोई पिंड ले लेता हूं, जैसे माना यहां पर ये कागज है, तो अगर माना जैसे इस पे ये कोई ये हमने ले लिया, ये अक्ष है कोई, यहां पर एक कोई पिंड है। अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, इधर से बल लगा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो बल लगाने पे ये
जो पिंड है ये इस अक्ष के पड़ता ये क्या होगा, ये घूमने लग जाएगा। तो ये अक्ष क्या हो गई, ये घूर्णन अक्ष हो गई। इस और यहां पर ये पिंड है, तो ये पिंड, इस पिंड पे जब बल लग रहा है तो इस घूर्णन अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है। अब यहां पर क्या है, जैसे बल ये लगा बल, तो बल की दिशा ये है, ये बल की क्रिया रेखा कहलाएगी। ठीक है। जैसे यहां पर बल की क्रिया रेखा ये हो गई, तो बल की क्रिया रेखा और घूर्णन अक्ष के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो दूरी और बल का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण का मतलब होता है कि जब किसी पिंड पर बल लगाकर उसको घूर्णन अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कराई जाती है, तो उस समय घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, तो जैसे यहां पर घूर्णन अक्ष है, बल की क्रिया रेखा ये है, इस दिशा में बल लगा रहे हैं, तो ये बल की क्रिया रेखा मतलब बल की दिशा। ठीक है। तो घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी और बल के परिमाण का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। तो यहां पर बल आघूर्ण की हमारे पास परिभाषा आ गई। ये गणितीय परिभाषा एक्चुअल में कि बल आघूर्ण, इसको दर्शाते हम टाउ से। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है क्या, कि घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी एवं, एक तो क्या देखा कि घूर्णन से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी एवं बल के परिमाण के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण को टाउ से प्रकट करते हैं। ये इसका चिन्ह है, ये इसका चिन्ह हो गया टाउ का। ये इसकी गणितीय परिभाषा है। वैसे इसकी भौतिकीय परिभाषा ये है कि बल द्वारा किसी पिंड को, जैसे बल लगा इस पे हमने बल लगाया, तो बल द्वारा इस पिंड को इस अक्ष के घूर्णन अक्ष के पड़ता घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहलाती है। तो किसी बल द्वारा पिंड को घूर्णन अक्ष के पड़ता घुमाने की प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहलाती है। और दूसरी परिभाषा क्या होगी इसकी, कि घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी एवं बल के परिमाण का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। ये जो राशि है, ये राशि सदिश राशि है ये। अब हम इसका चित्र से देखें इसको। यहां पर ये कोई पिंड है, इस पिंड के बिंदु A पर यहां पर एक ये बल लग रहा है ऐसा, और ये जो पिंड है ये इस अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कर रही है। ये माना अक्ष Z डैश है। तो यहां पर ये जो अक्ष है, ये अक्ष बोर्ड के तल के लंबवत है माना। ठीक है। O बिंदु पर एक ऐसी अक्ष है जो कि बोर्ड के तल के लंबवत है, और ये अक्ष इस पिंड के भी लंबवत है। ठीक है। तो यहां पर ये पिंड बोर्ड के तल के लंबवत गुजरने वाली इस अक्ष के पड़ता इस बल F के कारण घूर्णन गति कर रहा है। तो अब यहां पर ये तो बल की क्रिया रेखा हो गई, बल की दिशा, बल का मान हो गया F। अब ये घूर्णन अक्ष हो गई, तो घूर्णन अक्ष से इस बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, इस समय लंबवत दूरी कितनी है, R। ठीक है। यहां पर बिंदु A पे बल लगाया है, तो A का इस O बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, इस A बिंदु, A माने जहां पर बल लगा हुआ है, तो A बिंदु की इस O बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, R है। तो ये R यहां पर क्या आ जाएगा, इस घूर्णन अक्ष से इस बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी इस समय R है, और बल का मान F है। तो यहां पर बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा R क्रॉस F, ये R इंटू F। ये क्या है, बल की क्रिया रेखा और घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी। ये लंबवत दूरी है, इसमें हमने इसको दिखा के रखा है कि ये जो दूरी, ये जो त्रिज्य सदिश है, ये त्रिज्य सदिश इस बल की क्रिया रेखा के साथ 90 अंश कोण बना रहा है। तो ये लंबवत दूरी होगी। तो इस दूरी R
और इस बल F का गुणनफल ही बल आघूर्ण कहलाता है। ऐसा भी संभव है, जरूरी नहीं है कि ये कोण हमेशा 90 अंश का हो। एक दूसरी स्थिति देखते हैं यहाँ पे, ये बल ऐसे लगा कि बिंदु A पर बल की क्रिया रेखा इस दिशा में है और घूर्णन अक्षीय है। तो यदि बल की क्रिया रेखा जो है घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की जो दूरी है, ये दूरी ये बल की क्रिया रेखा के लंबवत नहीं है। ठीक है, यहां पर बल की क्रिया रेखा ऐसी है और ये जो त्रिज्या सदिश है वही है, तो ये एक दूसरे पर लंबवत नहीं है। ठीक है, तो यदि घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की जो दूरी है r, त्रिज्या सदिश r, ये बल की क्रिया रेखा के लंबवत न हो, तो तब जो है हम बलाघूर्ण कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, जो है यहाँ पे यदि बल की क्रिया रेखा लंबवत नहीं है इस त्रिज्या वेक्टर r के, तो उस समय इस बल F के, क्योंकि बल एक वेक्टर राशि है, इसके दो घटक ले लेते हैं हम ये मानते हैं इसमें कि माना ये बल इस त्रिज्या सदिश के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो तब इस बल F के दो घटक ले लेंगे, एक तो इस त्रिज्या सदिश की दिशा में और एक इस त्रिज्या सदिश के लंबवत दिशा में। तो त्रिज्या सदिश की दिशा में बल F का घटक आ गया F cos थीटा और त्रिज्या सदिश के लंबवत दिशा में इसका घटक आ गया F sin थीटा। अब जो है जो इस बल का ये लंब घटक है F sin थीटा, ये भी एक प्रकार का बल है, ये लंब घटक की क्रिया रेखा होगी, बल के लंब घटक की क्रिया रेखा। तो अब देखिए ये बल की क्रिया रेखा ये है, ये वाली, तो बल की क्रिया रेखा और इस F sin थीटा के बीच की लंबवत दूरी अब इसमें क्या आ गई, r आ गई। ठीक है, तो अब यहां पर हम बलाघूर्ण फिर कैसे निकालेंगे कि बलाघूर्ण बराबर होता है कि बल की क्रिया रेखा, तो बल की क्रिया रेखा की जगह पे क्या आएगा, बल लंबवत बल की क्रिया रेखा, ये लंबवत बल ही हो गया, लंबवत बल की क्रिया रेखा और ये घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी, तब ये आ जाएगा r, और परंतु बल F के स्थान पे क्या आएगा उस समय F sin थीटा। तो तब ऐसी स्थिति में बल आघूर्ण, जो बलाघूर्ण है ये टाउ बराबर हो जाएगा r, ये दूरी r इंटू F sin थीटा, क्योंकि इस बल F के स्थान पे यहां पर क्या आ गया, F sin थीटा आ गया, ये r इंटू F sin थीटा हो जाएगा। तो ये आ गया r F sin थीटा, और इस r F sin थीटा को हम लिख सकते हैं ये r, ये त्रिज्या सदिश r का परिमाण है, ये f इस वेक्टर f का परिमाण है, और यहां पर थीटा क्या है, ये वेक्टर f का त्रिज्या सदिश के साथ बनाया गया कोण है। तो इस राशि को हम ये लिख सकते हैं r क्रॉस f, ये लिख सकते हैं। तो इससे प्रकट हो रहा है कि बलाघूर्ण क्या है, दो सदिशों त्रिज्या सदिश और बल सदिश, इनके वेक्टर गुणनफल के बराबर होता है। ये एक वेक्टर राशि आती है, क्योंकि वेक्टर गुणनफल है, सदिश गुणा हो रहा है दो सदिशों का, तो सदिशों का सदिश गुणा करके सदिश राशि प्राप्त होती है, इसलिए बलाघूर्ण भी क्या है, सदिश राशि है। तो r F sin थीटा को हम r क्रॉस f लिख सकते हैं। जहां तक इसकी दिशा की बात है, तो बलाघूर्ण की दिशा क्या होगी, वो त्रिज्या सदिश के भी लंबवत होगी और बल के भी लंबवत होगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं त्रिज्या सदिश और ये बल, ये दोनों जो है इस बोर्ड के तल में है, तो इस हिसाब से बलाघूर्ण की दिशा क्या होगी, वो इस बोर्ड के तल के लंबवत या तो बाहर की ओर होगी या तो अंदर की ओर होगी। तो हमें देखना है बाहर की ओर है या अंदर की ओर, तो उसके लिए हम देखेंगे इस कोण से पता चलेगा। ये जो कोण है ये क्या है, थीटा कोण, ये r से f के बीच का कोण है। ठीक है, तो यदि ये हम क्या करें, यहां पर a बिंदु पर एक पेचकस रख दें और पेचकस की नोक को इस कोण की दिशा में घुमाएं, कोण की दिशा मतलब r से f की दिशा में घुमाएं। ठीक है, तो r से f की दिशा में घुमाने पर ये पेचकस की नोक जिस ओर जाएगी, अगर ये बाहर की ओर आ रही है तो बलाघूर्ण बाहर की ओर होगा, और अगर पेचकस की नोक अंदर की ओर जाती है तो बलाघूर्ण अंदर की ओर होगा। तो क्योंकि इसमें थीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज है, इधर की ओर है, तो अगर हम पेचकस की नोक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ऐसे घुमाएं, तो यहाँ पर पेचकस की नोक बाहर आएगी, अर्थात यहाँ पर बलाघूर्ण बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर बलाघूर्ण की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है। अगर ये थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो बलाघूर्ण बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होता। तो बलाघूर्ण
सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक जो है बलागुण का मात्रक बराबर इस दूरी त्रिज्य सदिश r का मात्रक और बल F के मात्रक के गुणनफल से प्राप्त होगा। तो r का मात्रक हो गया मीटर और बल F का मात्रक हो गया न्यूटन, तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन मीटर। ये इसका मात्रक है। यही मात्रक कार्य का भी है, पर कार्य और बलागुण में अंतर क्या कि कार्य अदिश राशि है, बलागुण सदिश राशि है। ठीक है। और यहां पर एक चीज और कि यदि इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है, यदि पिंड को बल लगाकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है, वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, जैसे इस दिशा में घुमाया जाता है समय, तो तब बलागुण पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। और यदि पिंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है तो तब बलागुण ऋणात्मक होगा। यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पिंड घूमता है तो तब बलागुण क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यदि पिंड बल लगने पे पिंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, घूर्णन अक्ष के पड़ता क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो तब जो है ये बलागुण नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इसका जो विमा है, इसकी विमा देखिए, तो बलागुण की विमा बराबर r की विमा इंटू f की विमा, r की विमा l इंटू f की विमा, बल की विमा होगी m l t की पावर -2, तो यह आ गया m l t की पावर -2 ml स्क्वायर t की पावर -2। ये कार्य की विमा भी है। अंतर कार्य और बलागुण में क्या है कि कार्य अदिश राशि और बलागुण सदिश राशि है। बाकी जो है मात्रक दोनों के सेम है, विमाएं दोनों की सेम है। अब यहां पर एक चीज कि बलागुण टाउ बराबर हमने देखा r इंटू एफ, r क्रॉस एफ, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। अब अगर ये r 0 हो जाए, r 0 होने का मतलब है कि बल यहां पर न लगे, घूर्णन अक्ष पर ही बल लग जाए। यानी ये जो बल F है यहां पर लग रहा था, वो इसके इस जगह पे यहां पर लग जाए बल F, इसी बिंदु पर बल F लग जाए। ठीक है, जैसे ये कोई पिंड है, ये पिंड इस अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कर रहा था, वो बिंदु पे क्या हुआ, हमने एकाएक हमने बल इसी बिंदु पे लगा दिया, तो तब क्या होगा, तब जो है यानी जो ये ए बिंदु था ये ओ पे शिफ्ट हो गया, ए बिंदु भी यहीं पे आ गया। तो जो ओ ए के बीच की दूरी r थी, ये ओ ए के बीच की दूरी यहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उस स्थिति में r का मान 0 हो जाने के कारण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यदि घूर्णन अक्ष के किसी बिंदु पर बल लगा दिया जाए, ठीक है, यदि पिंड जिस अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन अक्ष पर ही हम बल लगा दें, तो तब जो है वहां पर किसी भी प्रकार का बलागुण नहीं होगा। इस प्रकार इसका अर्थ है कि वो पिंड तब घूर्णन गति नहीं करेगा। बलागुण 0 होने का मतलब है कि पिंड किसी प्रकार की घूर्णन गति नहीं करेगा। जैसे कि हम देखते हैं जो दरवाजे होते हैं, दरवाजों में जो कब्जे लगे होते हैं, अगर हम तो दरवाजा क्या होता है, दरवाजे को जब हम बंद खुला करते हैं तो कब्जों के पड़ता घूमता है। ठीक है, तो अगर हम कब्जे पर ही बल लगा के दरवाजे को खोलें तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि बल उस समय घूर्णन अक्ष पे लग रहा है, इसलिए दरवाजा नहीं खुलेगा। ठीक है, अर्थात वहां पर कोई घूर्णन गति नहीं होगी। दूसरा, इस पे एग्जाम्पल क्या है कि दरवाजों पे जो हत्थे होते हैं या खिड़कियों पे जो हत्थे होते हैं वो कब्जों से दूर लगाए जाते हैं, दरवाजे पे किनारे क्यों लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऐसा होने पे इस r का मान अधिक हो जाएगा। ठीक है, हत्था कब्जे से जितनी दूर होगा, जैसे कि माना ये दरवाजा है, ठीक है, ये यहां पर यहां पर जो कब्जा लगा हुआ है, ठीक है, अब हत्था ये है, तो ये हत्था इस कब्जे से जितनी दूर होगा, इन कब्जों से जितनी दूर होगा उतना r का मान बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, यहां पर बल लगाने पर बलागुण टाउ का मान बढ़ जाएगा। तो बलागुण का मान बढ़ने पे क्या होता है, घूर्णन गति अधिक आसानी से होती है, तेजी से होती है। ठीक है, बलागुण का मान बढ़ने पे
और इससे क्या होगा कि जब हत्थे कब्जों से दूर लगे होते हैं, ऐसा करने पर कब्जों और हत्थों के बीच की दूरी r बढ़ जाती है। इसका फायदा ये होता है कि हत्थे पर कम बल लगाने पर दरवाजा आसानी से घूमने लग जाता है या घूर्णन गति करने लग जाता है। ठीक है, ये हत्था अगर कब्जों के नजदीक होगा, यहां पर होगा, तो तब ये दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और तब दरवाजे को खोलने के लिए हमें बल F का मान, तब यहां पर जो बल F लगेगा उसका मान ज्यादा करना पड़ेगा। तो यदि हत्थे कब्जों के नजदीक लगाया जाए दरवाजे पे, तो तब दरवाजे को खोलने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि उस दशा में कब्जे और हत्थे के बीच की जो दूरी होती है वो कम हो जाती है। फलतः बलागुण को बढ़ाने के लिए F का मान बढ़ाना पड़ता है। अगर R कम हो गया तो F बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इससे बचने, अधिक बल लगाने से बचने के लिए क्या किया जाता है, हत्थे जो हैं दरवाजों पर दूर लगाए जाते हैं। इससे फायदा ये होता है R का मान स्वतः ही बढ़ जाता है। इससे दरवाजे पर, हत्थे पर कम बल लगाने पर भी पर्याप्त बलागुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि दरवाजा खुल जाता है। फिर घरों में जो चक्की होती है गेहूं पीसने की, उस चक्की में एक हत्था लगा होता है। वो हत्था भी जो है इस प्रकार का एक पत्थर होता है, यहां बीच में छेद होता है और यहां पर एक हत्था लगा होता है। ठीक है, तो ये गेहूं पीसने की जो चक्की होती है घरों में, तो इस चक्की में क्या होता है, इस घूर्णन अक्ष के पड़ता ये पत्थर घूमता है और यहां पर ये हत्था लगा होता है। इस हत्थे को घुमाया जाता है। तो हत्था हमेशा किनारे क्यों लगा होता है, ऐसा करने में क्या होता है, ये दूरी R का, ये जितना किनारे होगा उससे R का मान बढ़ जाएगा। फलतः इस हत्थे पर कम बल लगाने पर भी पर्याप्त बलागुण उत्पन्न हो जाएगा, जिससे कि पत्थर इस अक्ष के पड़ता आसानी से घूमेगा। तो यहाँ पर दरवाजों पे लगने वाले हत्थे, खिड़कियों पर लगने वाले हत्थे या घरेलू जो चक्की होती है, इन पे हत्थे जो हैं ये किनारे की ओर इसीलिए लगाए जाते हैं, जिससे कि पर्याप्त बलागुण उत्पन्न हो जाए। ऐसे ही जो पानी के नल होते हैं उनको भी किनारे की ओर लगाया जाता है। और ऐसे अब हमने यहां पर बलागुण पढ़ लिया, तो अब बलागुण सदिश राशि है। तो सदिश राशि यहां पर हम एक सवाल लेके चल रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा बलागुण टाउ बराबर R क्रॉस F, यह है मात्रक, इसका न्यूटन मीटर हो गया। अब अगर मैं यहां पर एक सवाल लूं कि वेक्टर R का मान है R1 I कैप, क्योंकि सदिश राशि है, प्लस R2 J कैप प्लस R3 K कैप, और वेक्टर F यानी बल का मान दे रखा है F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप। तो तब यहां पर टाउ बराबर हो जाएगा, इस सूत्र से हमें बलागुण निकालना माना, तो टाउ बराबर R क्रॉस F लिखेंगे, और R क्रॉस F यानी इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल। तो हम जानते हैं कि सदिश गुणनफल को हम सारणिक के सहायता से निकाल सकते हैं। तो हम यहां पर एक सारणिक बनाएंगे और सारणिक में सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, I कैप J कैप K कैप। इसके बाद सेकंड रो क्या आएगी, दूसरी रो में आएगा R, क्योंकि R पहले लिखा है, तो R के वो अवयव आएंगे जो I J K के गुणांक है। तो I का गुणांक यहाँ पे R1, तो ये R1 I के नीचे आएगा, J के नीचे J का गुणांक आएगा, यानी R2 K के नीचे K का गुणांक आएगा R3। तीसरी लाइन में क्या आएगा, F, बल F के घटक आएंगे F1 F2 F3। F1 जो I का गुणांक है F1 वो ठीक I के नीचे, जो J का गुणांक है F2 वो ठीक J के नीचे, और जो K का गुणांक है F3 वो ठीक है K के नीचे। तो इस सारणिक को हल करके हम बलागुण टाउ का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको हल करने का तरीका, हम पहले बता चुके हैं कि ये I लिखिए और इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, तो ये बचा यहां पे ये I इंटू ये R2 R3 F2 F3 लिख दिया, ये उप सारणिक हो गया। ऐसे ही अगला वाला J लिखिए, पर इसका जो चिन्ह है ये वो माइनस कर दीजिए, माइनस J, और तब यहां पे वो लिखिए
जे, ये दूसरे कॉलम में इसको छोड़ दीजिए, पहली पंक्ति में इसको छोड़ दीजिए, जो बचा उसको नोट कीजिए, R1 R3 F1 F3, फिर लिखिए प्लस के, ये के का चिन्ह प्लस, आई का प्लस, जे का माइनस, इसका प्लस, ये अल्टरनेट क्रम में इनके चिन्ह चलते रहते हैं। और फिर यहाँ पर एक उपसारणिक लिखिए, तो के थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम वाले को भी दबा दीजिए, अब फर्स्ट रो में फर्स्ट रो को भी दबा दीजिए, तो जो बचा उसको नोट कीजिए, R1 R2 F1 F2। अब जो है इनको आगे हल करना है, तो आगे हल करने में क्या आएगा, इसको हल कीजिए, R2 F3, पहले यहां से यहां का गुणा करना है, पहले इसको इससे गुणा कीजिए, तब माइनस, फिर इससे इसको गुणा कीजिए, तो R2 F3 माइनस R3 F2 और इनटू ब्रैकेट में आई कैप, फिर माइनस जे कैप, इससे इसको गुणा कीजिए, तब माइनस, फिर इससे इसको गुणा कीजिए, तो R1 F3 माइनस R3 F1 ये ऐसा आ जाएगा, फिर प्लस के कैप, तो ये फिर R1 का इससे गुणा करेंगे, पहले गुणा ये वाला होगा, तब माइनस, फिर ये वाला गुणा होगा, तो R1 F2 माइनस R2 F1। इस प्रकार से अब आगे इनको हम हल करके मान निकाल सकते हैं। ये जो के कैप है इसको बाद में यहां पर अंत में लिखिए, ये जो जे कैप है इसको इस ब्रैकेट के बाद लिख दीजिए। इस प्रकार से हम यहाँ पे उप सारणिक का मान, इनको मान निकाल करके हम जो है बलागुण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर दृढ़ पिंडों की जो घूर्णन गति है, इस चैप्टर में बलागुण के बारे में पढ़ा, धनात्मक बलागुण, ऋणात्मक बलागुण पढ़ा, कि जब पिंड घूर्णन गति के दौरान क्या हो रहा हो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हो तो बलागुण धनात्मक होगा, और जब यही पिंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हो तो बलागुण ऋणात्मक होगा। हमने घूर्णन गति के बारे में पढ़ा और दृढ़ पिंड के बारे में पढ़ा और बल युग्म के बारे में पढ़ा। तो बल युग्म का मतलब क्या था कि दो बराबर परिमाण के ऐसे बल जो विपरीत दिशा में लग रहे हों, जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हों, जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे को न काटती हों, ऐसे बलों के जोड़े को हम बल युग्म कहते हैं। जब किसी पिंड पर बल युग्म आरोपित होता है तो पिंड घूर्णन गति करता है। थैंक यू।